नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप अच्छे होंगे और आपकी जो हेल्थ है काफ़ी बेहतर होगी। जो आपका स्वास्थ्य है वही आपकी मोटिवेशन है, ठीक है? तो आप उसका ध्यान रखिएगा। शुरू करते हैं हमारी क्लास को। एनसीईआरटी के बेस पे हमको बात करनी है। पिछला हमारा जो टॉपिक रहा है वो प्रोडक्शन रहा है। प्रोडक्शन के अंदर हमने भूमि को लेकर बात की और हमने श्रम को लेकर बात की। किसी भी देश के लिए उसका क्षेत्रफल कितना है, किसी भी देश के लिए वहाँ पे लोग काम किस प्रकार से कर रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं। आप जब हिटलर की फिलॉसफी देखोगे, जब हिटलर की इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था का सिद्धांत आप देखोगे, तो उसमें आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि हिटलर ने उन लोगों को मरवा दिया था जो लोग काम नहीं कर रहे थे। उनमें महिलाएं शामिल थी, उनमें बच्चे शामिल थे, उनमें विकलांग लोग शामिल थे और जो काम नहीं करना चाहते थे, हिटलर ने कहा कि ऐसे लोग हमारे देश पे सिर्फ बोझ बन सकते हैं, हमारे देश की जीडीपी में, हमारे देश के विकास में योगदान नहीं दे सकते हैं। उन्होंने किसी एक ऐसे वर्ग को लेकर टारगेट किया था और उस जिनमें यहूदी थे। सिंपल सी बात है, जो आज इजराइल जो पूरा देश बसाया गया है वो उन्हीं लोगों का है। तो यहूदियों को मरवा दिया गया था। 14% से ज़्यादा पॉपुलेशन उन्होंने यहूदियों की उस देश के अंदर ख़त्म कर दी थी। तो एक धर्म के आधार पर वो चला था, एक वर्ग के आधार पर वो चला था, लेकिन एक सिद्धांत उसने दे दिया था इकोनॉमिक्स के तौर पे कि जितना काम लोग कर पाएंगे किसी देश के अंदर, वो देश उतना ही विकासशील होगा। हम उसको पागल कह सकते हैं हम, लेकिन ये सिद्धांत काफी मजबूत है। अगर आज हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, कितने करोड़ है, हम 140 करोड़ लोग हैं, 150 से ज्यादा हम हो गए होंगे अभी तक, तो ठीक है। तो अगर सारे लोग काम करना शुरू करें, लेकिन दूसरी तकलीफ ये है कि काम ही नहीं है, काम क्या करेंगे। हमें हमारा देश जो है वो ज्ञान के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया है, सेवा सेक्टर के मामले में काफ़ी आगे चला गया है। पूरी दुनिया में हम सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है इतना जितना हम चाहते हैं। तो हमारी बात करनी एनसीईआरटी की, तो इस पे आते हैं हम, देश के मुद्दों पे नहीं चलते हैं। प्रोडक्शन को लेकर हमको बात करनी है। प्रोडक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो किसी भी देश के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है। उत्पादन का अर्थ होता है कि हम उस देश से जो भी काम कर रहे हैं, उस काम से हम कितना कितना सफल हो पा रहे हैं। हमने कोई फसल उगाई, उस फसल को हम कितना बेहतर तैयार कर सके। मान लो कि आपने 3 महीने तक फसल में लगाए, लेकिन वो फसल बारिश के कारण खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। तो वो फसल उत्पादन नहीं दिया है उस फसल ने, बल्कि वो फसल तो आपके लिए बोझ बन गई है कि अब क्या होगा। 3 महीने की फसल, पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। फिर सरकार के लिए आप एक बोझ बन जाओगे और सरकार आपको सब्सिडी देगी या फिर उसका कुछ हर्जाना आपको देगी, मुआवजा आपको देगी। तो सरकार के लिए तो आप आपने सरकार के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया ना, फसल बर्बाद हो गई, लेकिन सरकार ने आपको मुआवजा दिया है। इसलिए सरकार आपसे दूसरी काफ़ी सारी चीज़ों पे टैक्स ले लेती है, कहती है कि आपकी मुसीबतों में हम आपके काम आएंगे बस। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी क्लास। हमारी क्लास चल रही थी प्रोडक्शन को लेकर, और प्रोडक्शन में हमने भूमि को पढ़ लिया है, हमने श्रम को पढ़ लिया है। ठीक है, लेबर जिसको बोलते हैं, हमने भूमि को पढ़ लिया है, हमने श्रम को पढ़ लिया है। अब आज तीसरा जो टॉपिक पे हमको चलना है, और वो हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? अंग्रेजी के बड़े अक्षर। ठीक है, जो अंग्रेजी में जो बड़े अक्षर होते हैं उनको कैपिटल को कहा जाता है। यहाँ पे कैपिटल का अर्थ होता है पूंजी। कैपिटल का अर्थ जो लगाया जाता है वो पूंजी। अब पैसा आपके पास कितना है, कमेंट करके बताना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, मजाक की बात है। तो पूंजी, ठीक है। तो दो प्रकार की पूंजियाँ होती है। एक होती है कि कार्यशील, जो चल रही होती है। एक होती है जो स्थिर रहती है। अब ये दोनों क्या है? आप कहोगे पैसा कहाँ पे भाग के जा रहा है? भाग के जाता है पैसा, हम पकड़ नहीं पाते हैं। जो आपके पास नगद पैसा होता है वो भागता है पैसा, इसलिए इसको हम कार्यशील पूंजी में शामिल करते हैं। कार्यशील का मतलब होता है कि पैसा आगे बढ़ रहा है। आपके पास नगद पैसा है, आप गए बाजार में, आपने कुछ खरीद लिया, तो वो पैसा आगे बढ़ गया, किसी और के पास चला गया, किसी और ने कुछ खरीद लिया, वो पैसा और आगे चला गया, तो बढ़ता जा रहा है। उसी तरीके से कच्चा माल, आपने कच्चा माल तैयार किया, कच्चा माल आपने किसी को बेचा, वो पक्का माल तैयार करके वो कहीं आगे बेच रहा है, वो कहीं आगे बेच रहा है। ये निरंतर प्रोसेस चलती जा रही है। तो कच्चा माल हो गया, पैसा हो गया, ये कौन सी पूंजी होगी? ये कार्यशील पूंजी होगी, जो रुकेगी नहीं।
आपको कच्चा माल घर में पड़े रखोगे क्या? पैसे नहीं चाहिए क्या? आपको चाहिए ना, तुम बेचना पड़ेगा ना उसको। तो आप जब बेचोगे उस माल को, तो वो किस में शामिल होगा? कार्यशील पूंजी में। यहाँ पे हम सीधा सा अर्थ निकाल सकते हैं कि कैपिटल पूंजी जो होती है उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है कार्यशील, तो अब दूसरी कौन सी होगी? जो आपके घर में रुकी पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे स्थिर पूंजी। अब आपके घर में कितना पैसा पड़ा है, तो अगर आपने स्टॉक कर रखा है तो वो स्थिर पूंजी हो जाएगी। आपने बचा के रखा है, एफडी कर रखी है 5 साल के लिए, ठीक है, तो वो आपकी स्थिर पूंजी हो जाएगी। लेकिन आपके पास नगद पैसा कितना है, वो नगद पैसा आपने कुछ खरीदने के लिए लगा रहे हो, यूज में ले रहे हो, तो वो पैसा जो है आपका क्या हो जाएगा? कार्यशील पूंजी हो जाएगा। स्थिर पूंजी के अंदर आप खेती कर रहे हो, आपके खेती में जो औजार काम आ रहे हैं, आपके हर साल औजार काम आ रहे हो, तो आप उनको ठीक करवा लेते हो, वापस काम में ले लेते हो, तो वो एक स्थिर पूंजी होगी आपके लिए। तो औजार कौन से हो सकते हैं? अपने नोट्स में लिखना। आपके घर में मशीन है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर के पीछे लगाई जाने वाली सारी चीजें स्थिर पूंजी में आएगी, क्योंकि उनको बार बार आप यूज कर रहे हो। आपका खेत जो उत्पादन दे रहा है स्थिर पूंजी में आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जो चीजें आपके पास मौजूद है और हर बार हर साल उनको काम में ले रहे हो, वैसा नहीं है कि आप जिंदगी भर उसी ट्रैक्टर को चलाना है, नहीं चेंज किया तो कार्यशील पूंजी में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। लंबे समय तक, कुछ वर्षों तक आप उसी औजारों को काम में ले रहे हो, तो वो किस में शामिल होगी? वो स्थिर पूंजी में शामिल होगी, ठीक है। और कार्यशील पूंजी में क्या होगा? जो पैसा आपके पास से चला जाता है, जो कच्चा माल आप रख नहीं सकते, उसको बेचना पड़ता है जो, तो अब पॉइंट्स बना सकते हो ना, आपके बताना पड़ेगा वापस। तीसरा लिखना कैपिटल पूंजी। कैपिटल पूंजी के अंदर पहला लिखना स्थिर पूंजी। स्थिर पूंजी क्या होती है? डेफिनेशन लिखना कि वो पैसे, वो वस्तुएं जो लंबे समय तक हम काम में लेते हैं, ठीक है, वो होती है स्थिर पूंजी। और उसको पूंजी भी कह, वस्तु नहीं कहो तो पूंजी भी कह सकते हो। पूंजी देखो सिर्फ पैसा नहीं होता है। आपने अपने बच्चों के ऊपर निवेश किया, तो आपका बच्चा भी आपके लिए एक पूंजी है जिसमें आपने निवेश किया है उसके ऊपर। आगे चल के वो अगर कुछ बनता है या कुछ काम करता है तो पैसे कमा के दे रहा है, तो आपने उस चीज पर निवेश कर दिया है, एक वस्तु पे आपने निवेश कर दिया। जैसे आपने खेत में मशीनें लगाई, रासायनिक खाद छिड़काव किया, काफी बेहतर किया, तो आपने उस खेत पे निवेश किया है। अब आपको कितना मिलता है वो आपकी किस्मत के ऊपर है, ठीक है। तो ये हो गया स्थिर पूंजी। और दूसरा जो पॉइंट होगा वो कार्यशील पूंजी होगा। तो ऐसी पूंजी जो लगातार आगे बढ़ती रहती है उसको कहते हैं कार्यशील पूंजी। तो दोनों पॉइंट लिखिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो पॉइंट बना लेना, फिर आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं हम। अब जो किताब है एनसीईआरटी की 9th क्लास की बुक है, इसके अंदर पालमपुर की कहानी दे रखी है। अब उसमें क्वेश्चन सिंपल सा उठता है कि जो लोग वहाँ पे थे, हमने 450 परिवारों की बात की, उन लोगों के पास पैसा कहाँ से आता था? अब जो मझोले किसान थे, जो बड़े किसान थे, वो तो अपनी फसल बेच के पैसा कमा लेते थे, ठीक है, सिंपल सी बात है कि उनके पास काफी ज्यादा जमीन है, वो फसल बेच के पैसा कमा लेते थे। लेकिन जो छोटे किसान हुआ करते थे, जो किसान के पास कम जमीन हुआ करती थी, अगर खेत के अंदर अकाल पड़ गया है, बारिश नहीं आ रही है, तो फिर उन लोगों का क्या होगा? और दूसरी चीज कि जिनके पास भूमि ही नहीं है, उन लोगों के पास काम ही नहीं होगा। खेत में अकाल पड़ा है तो काम तो होगा ही नहीं ना, सिंपल सी बात है, उनके पास काम तो नहीं होगा। वो लोग दूसरा काम करना चाहेंगे, तो अगर काम नहीं मिला तो क्या होगा? उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? कि यहाँ पे वो सिद्धांत निकल के आता है फिर कि कर्ज, जो कर्ज के जाल में जो लोग फंसते जाते हैं वो निकल के आता है। तो उसको देख लेते हैं एक बार। ये जो चीज है अभी हम समझ रहे हैं, ये इकोनॉमिक्स में काफी एक बड़े टॉपिक को कंप्लीट कर लेगी, जो हम नाम नहीं बताएंगे आपको उसका, लेकिन आगे चलेंगे थोड़ा तो आपको समझ में आएगा कि हमने काफी कुछ अच्छे से समझ लिया है उस टॉपिक को, ठीक है। तो चलते हैं अब। हम कैपिटल पूंजी की बात कर रहे हैं। इसमें हमने आपको कहा कि जो लोग हैं, लोगों के पास पूंजी कहाँ से आएगी? ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि जो लोग हैं उन लोगों के पास
पूंजी कहाँ से आएगी। अब आप बताइए कहाँ से आप पैसे ला सकते हो। ठीक है, जितने भी पैसे आप ला सकते हो कहाँ कहाँ से ला सकते हो आप बताइए। तो हमने पालमपुर गांव की बात करते हैं, वहाँ पे 150 परिवार है जो भूमिहीन है, जिनके पास जमीन नहीं है। ठीक है, जिनके पास जमीन नहीं है वो लोग, अगर गांव में अकाल पड़ गया, काम नहीं मिला, तो वो लोग कर्ज लेंगे। सिंपल सी बात है, वो साहूकारों से कर्ज लेंगे, या फिर वो जमींदारों से कर्ज लेंगे, या फिर वो सरकार से कर्ज लेंगे। ठीक है, उनको कर्ज तो लेना ही पड़ेगा। देखो, जिंदा रहने के लिए पैसा तो चाहिए उनको, खरीदे कहाँ से। वस्तु विनिमय का सिस्टम बंद हो चुका है, तो पैसा तो चाहिए उनको खरीदने के लिए। ठीक है, अब दूसरी चीज है कि गांव के अंदर 240 छोटे किसान भी हैं। ये इनके पास जमीन तो है, लेकिन अगर गांव में अकाल पड़ जाए, वही सिस्टम है कि अकाल पड़ गया तो ये लोग क्या उगा पाएंगे। तो इनके पास वो चीजें ही नहीं होंगी कि वो बीज भी खरीद सके, इतने पैसे भी नहीं बचेंगे, तो वो वापस इन्हीं लोगों के पास जाएंगे, बीज खरीदेंगे, जो भी चीजें होंगी, कुछ भी लेंगे। शादी करनी है घर में, पैसे नहीं है, कर्ज लेना पड़ेगा। जो भी प्रोसेस इनकी करनी है करेंगे ये लोग, लेकिन इनको कर्ज तो लेना पड़ेगा। छोटे हैं तो कर्ज लेना पड़ेगा। ये कर्ज किससे लेंगे? वही 10% लोग जिनके पास गांव की 80% 90% जमीन है, उनसे कर्ज लेंगे, और बाद में कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो जमीनें छीन ली जाएगी। ऐसी स्थिति बनती है। पालमपुर की जो कहानी हमको बताती है वो यही बताती है। तो ये स्थिति बनती है यहाँ पे इन लोगों का उत्पादन रुक जाएगा। और इन लोगों को चलाने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा? कल्याणकारी योजनाएं निकालनी पड़ेगी, ताकि इन लोगों के पास राशन पहुंचाया जा सके, फूड पहुंचाया जा सके, खाद्य सामग्री पहुंचाई जा सके, ताकि ये लोग कम से कम भूख से तो ना मरे। इसलिए एक चीज है, एक टॉपिक है जो हम बताते हैं कि सरकार ने सामर्थ्य कितना है लोगों के अंदर, हमारे देश के लोगों के अंदर, उसके हिसाब से राशन देने की व्यवस्था है। कि जो 5 किलो राशन मिलता है उसमें बहुत कम रखा गया है, मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन जो गेहूं मिलते हैं आपको राशन की दुकानों में 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो में मिल जाते हैं। अब यहाँ पे समझना कि 2 रुपए 3 रुपए किलो, मतलब सरकार ये समझती है कि आपका जो सामर्थ्य है, हम पूरे देशवासियों की बात कर रहा हूँ, कि जो सामर्थ्य है वो 2 रुपए 3 रुपए किलो लोग खरीद सकते हैं। अगर सरकार ये सोचती कि उनका सामर्थ्य 50 रुपए का किलो खरीदने का है तो 50 रुपए रखती, लेकिन उसने कितना रखा? 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो रखा है। इसका मतलब है कि सरकार ये सोचती है कि इस देश का व्यक्ति जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो उनके पास 2 रुपए तो होंगे, तो 2 रुपए किलो वो राशन खरीद पाएंगे। ठीक है, तो ये स्थिति बनती है। तो एक पॉइंट लिखना, लोगों के पास पूंजी कहाँ से आएगी? तो ये जो 10% लोग हैं, इनके पास तो पूंजी है, तो ये क्या करेंगे? पॉइंट बनाना कि पालमपुर में, एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखोगे तो अच्छा है कि पॉइंट बनाना पालमपुर के अंदर, ठीक है बोल रहा हूँ जो लिखना, पालमपुर के अंदर 10% आबादी ऐसी है जिनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है। जिनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है, वो लोग अपनी ज़मीन पे फसल बेच के पूंजी का निर्माण करेंगे। ठीक है, पूंजी पूंजी का निर्माण कर लेंगे। उसी गांव में उसी गांव में भूमिहीन किसान है, खेतिहरी मजदूर कह दो चाहे भूमिहीन किसान कह दो, जो भूमिहीन किसान है, जब अकाल पड़ेगा गांव के अंदर या उनके पास पूंजी नहीं होगी, तो वो साहूकारों से, जमींदारों से या सरकार से कर्ज लेंगे। बैंक भी लिख सकते हो, बैंक से वो कर्ज लेंगे और ऐसे वो पूंजी का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब छोटे किसानों का ये पॉइंट आपको लिखना है। थोड़ा सोच के समझ के लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब ये हमारा टॉपिक जो है ये खत्म हुआ। एक क्वेश्चन हमारा है, उसको आप आंसर देना कमेंट के अंदर। क्वेश्चन है कि आपने घर से निकले, ट्रैक्टर लेके आप घर से निकले, और ट्रैक्टर लेके जैसे ही आप घर से निकले, आपके जो ट्रैक्टर में तेल कम है, तो आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, 500 रुपये का, 5000 रुपये का, 50,000 रुपये का, जितना आप डलवा सकते हो आप पेट्रोल डलवाते हो। अब बताइए, इन दोनों में से, पेट्रोल में से और ट्रैक्टर में से, कार्यशील पूंजी कौन सी है और स्थिर पूंजी कौन सी है? ठीक है, फिर आगे चल, स्थिर कह दो या स्थायी कह दो, दोनों पूंजियां कौन सी है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, कमेंट में आंसर देना इसका।
फिर आगे चलते हैं। प्रोडक्शन को लेकर बात कर रहे हैं और प्रोडक्शन में हमारा चौथा पॉइंट जो होगा, आप देखो, कैपिटल की हमने बात की, लेबर की हमने बात की, लैंड की हमने बात की, मतलब भूमि की, श्रम की और पूंजी की हमने बात की। ये तीनों चीजें एक भौतिक वस्तु है, ये तीनों जो है वो हिल अपना आप नहीं चल सकती है, इनको चलाने के लिए कोई चाहिए। तो यहाँ पे हमारी चौथी पूंजी आती है और चौथी पूंजी है जो इन तीनों को चलाने का काम करती है। तो आप कह सकते हो कि वो उसमें दिमाग होगा बस, ठीक है। उसका सबसे जो पॉजिटिव हिस्सा वही है कि उसके अंदर दिमाग होगा, और जिसके पास जितना ज़्यादा दिमाग होगा वो उतनी बेहतर तरीके से चीज़ों को सेटल कर पाएगा या मैनेज कर पाएगा। तो आगे चलते हैं। प्रोडक्शन का हमारा जो चौथा जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं मानव पूंजी, ठीक है। मानव पूंजी, मानव पूंजी, ठीक है, ह्यूमन जिसको बोला जाता है। अब समझना, ह्यूमन कैपिटल देखना यहाँ पे ध्यान से। आप लिख सकते हो यहाँ पे ए, बी और सी। इसमें आप लिख सकते हो कि श्रम, समझना, श्रम, भूमि, श्रम और पूंजी, ठीक है। इन तीनों को गति देने का काम किया जाता है, गति देने का काम करती है। गति देने का मतलब है कि अपनी बुद्धिमत्ता से, अब आपको बोला गया कि आप पेट्रोल भरवा के लाइए और आप गए, पता नहीं आप भूल गए रास्ते में पेट्रोल भरवाना है क्या करना है। तो यहाँ पे ऐसी चीजें हैं कि आपका दिमाग कितना चलता है, जितना ज्यादा बेहतर आपका दिमाग चलेगा आप तीनों चीजों को बेहतर चला पाओगे। इसलिए जो मानव पूंजी है, ये इसको इंटेलिजेंस, मतलब कि आपकी बुद्धिमत्ता के आधार पर देखा जाता है कि आपकी बुद्धिमत्ता कितनी है इसमें, आपकी बुद्धिमत्ता। अब हमने ऐसा क्यों कहा, इसको समझना। पालमपुर की जो कहानी है वो हमको बताती है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की टोटल जो जनसंख्या है, जो टोटल जो पॉपुलेशन, उसका लगभग 25% लोग ऐसे हैं, 25% लोग ऐसे हैं, वो लोग गैर कृषि क्रियाएं करते हैं, गैर कृषि क्रियाएं, कृषि क्रियाएं। अब गैर कृषि क्रियाएं करने के लिए उनके पास दिमाग होना चाहिए, उनके पास बुद्धि होनी चाहिए, तभी जाके वो उस सिस्टम से निकल पाएंगे। देखो, जैसे एक भेड़ होता है, वो एक रास्ते से जा रहा है तो सारे उसी रास्ते पे चलते हैं, ठीक है। अब वहां से हट के कुछ अलग करना, अब ये लोग जो थे 25% लोग, इनमें से कोई डेयरी फार्म चला रहा है, ठीक है, कोई लघु निर्माण, स्त्री सेवाएं दे रहा है, ठीक है, एक हो गया हमारा, दो ये हो गया। तीसरा हमारा पॉइंट होगा जिसमें हम कह सकते हैं कि परिवहन, और एक पॉइंट और है हमारा, उसको हम कह सकते हैं दुकानदारी। चार चीजें हैं, चार पॉइंट है हमारे, ठीक है। अब समझना, उस गांव के अंदर 25% पॉपुलेशन है। ये 25 पॉपुलेशन जो है, जो जनसंख्या है, ये गैर कृषि क्रियाएं कर रही है। गैर कृषि क्रियाओं का मतलब होता है कि वो खेती भी तो कर रही है, उसका परिवार में कोई व्यक्ति है, खेती तो कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम हट के कुछ अलग करें, ताकि कहीं ना कहीं से तो उत्पादन हो सके। उत्पादन का अर्थ आप समझ गए होंगे, उत्पादन क्या हो रहा है, कि मतलब पैदावार करना, किसी भी चीज की पैदावार करो, आप फसल की पैदावार करो, चाहे आप स्टॉक में सामान लेके आइए और फिर दुकान चलाइए, दुकान में उसको सेल कीजिए, मतलब कि छोटे छोटे हिस्सों में, जैसे कि आप चॉकलेट का पूरा डब्बा लेके आए और आपको सस्ता पड़ेगा, फिर आप उसको बेचिए वापस गांव के लोगों को। तो इससे ये अलग क्रिया है, खेती से अलग क्रिया है। तो खेती से अलग क्रिया में डेयरी फार्म चलाना, ठीक है। 25%, मतलब 100% पॉपुलेशन में से 25% लोग पालमपुर के अंदर ये काम कर रहे थे। उनमें कौन कौन सी चीजें शामिल, डेयरी, लघु विनिर्माण, परिवहन और दुकानदारी, इसको समझना।
ये जो चीज है डेयरी फार्म की, ये कौन लोग करेंगे आप बताइए। छोटा काम है, परिवार के लोग आसानी से कर लेंगे। तो जो लोग खेती कर रहे हैं और को पता है कि खेती के लिए इतने जने नहीं चाहिए, छोटे किसान जो हैं उनके पास खेत है तो उनके पास पशु भी होंगे, चारा उगाते होंगे, पशुओं के लिए लगाते होंगे, ठीक है। तो एक प्रोसेस हो रही। अब खेत कम है, छोटे खेत है, तो वो आसानी से एक व्यक्ति फ्री होगा, दो व्यक्ति फ्री होंगे, तो वो छोटी मोटी डेयरी क्रियाएं वो कर सकता है। हम गांव की बात कर रहे हैं, शहर की बात नहीं कर रहे हैं। तो छोटी मोटी प्रक्रियाएं कर सकता है। तो पशु या मवेशी, पालन, पालक, ठीक है। परिवार लिख सकते हो आप, परिवार कर सकता है, परिवार के कुछ लोग कर सकते हैं। लघु विनिर्माण स्तरीय। अब गांव के अंदर, शहरों की बात छोड़िए, गांव के अंदर क्या हो सकता है कि आप उनके पास खेत में गन्ने लगे हुए हैं, छोटा खेत है, गन्ने लगे हुए हैं, तो आप एक छोटी गुड़ बनाने की फैक्ट्री लगा सकते हो। छोटी, बड़ी नहीं, जैसे शहरों में बड़ी फैक्ट्रियां होती है वैसी नहीं, छोटी फैक्ट्री जिसको आपका परिवार आसानी से चला सके। तो कह सकते हैं यहाँ पे परिवार, ठीक है, परिवार चला सकता है। तो इसमें लिख देना वो एग्जाम्पल, गन्ने से गुड़ बनाना, गन्ने से गुड़ तैयार करना। परिवहन, ठीक है, परिवहन का सिंपल सा एक, शहरों को जोड़ना। अब पालमपुर में जैसे ही परिवहन शुरू हुआ, आसपास के जितने गांव थे सभी गांवों को जोड़ दिया गया। तो ये एक डायरेक्शन मिल गई थी उन लोगों को कि अपना गुड़ तैयार किया, उनको अब अलग अलग गांव में पहुंचाना। तो परिवहन में भी उसी परिवार के कुछ सदस्य अगर फ्री हैं तो वो ये काम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो परिवहन हो गया। और दुकानदारी भी, आपको पता है कि दुकानदारी क्या है। तो वही हमने कहा है, चॉकलेट का डिब्बा लेके आइए, स्टॉक। तो ये दोनों पॉइंट में आप अपने हिसाब से लिखना, दोनों पॉइंट हमने आपको बता दिए हैं। फिर हम आगे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं मानव पूंजी को लेकर। ये चौथा है, अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पे ये सारी चीजें हो रही है। अब ये जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इस एक जो खेत था, कि किसान थे, खेत था, उससे अलग हटके ये चीजें हो रही है। और यहाँ पे जरूरत पड़ेगी मानव पूंजी की। यहाँ पे मानव अपनी बुद्धि निवेश कर रहा है, ठीक है। पैसा तो लगा रहा है, उनको उसके पास जो भी पैसे बच रहे हैं वो पैसा तो लगा रहा है, लेकिन अपनी बुद्धि से लगा रहा है। अब वो पैसा ऐसी चीजों में लगा दे जिसका कोई अर्थ ही ना बैठे, तो फिर क्या होगा। तो वो बर्बाद हो जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि मानव अपनी इंटेलिजेंस का यूज कर रहा है, ठीक है। तो इसको लिखिए, फिर आगे चलते हैं। तो ये जो हमारा पहला चैप्टर था, जिसके अंदर हमने चार, जो प्रोडक्शन की जो बात की, उसमें हमने देखा कि चार प्रकार से प्रोडक्शन किया जा सकता है। हमने दो कहानियां एक साथ चलाई। तो हम थोड़ा इसको डिटेल में समझ लेते हैं, एक साथ समझ लेते हैं, ताकि सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाए, जो क्वेश्चन आ रहे हो उठ रहे हो वो भी क्लियर हो जाए। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान से एक चीज को नोटिस करना कि हमने एक तरफ आपसे कहा कि एक गांव है जिसका नाम है पालनपुर, एक तरफ हमने आपको कहा कि एक क्रांति हुई थी जिसका नाम था हरित क्रांति। ये दोनों कहानियां हमारी साथ में चली है, लेकिन साथ में चली है, लेकिन ये कहानियां दोनों अलग अलग है। यहाँ पे समझना, हमारे देश के अंदर एक क्रांति हुई, हरित क्रांति, जो 1960 में हुई थी। यहाँ से हमको HYV बीज मिले। ये बीज हाइब्रिड बीज थे, और ये मतलब फसल को जल्दी पैदा होते थे और फसल काफी शानदार पैदावार होती थी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि भारत के अंदर पैदावार बढ़ी, लेकिन लोगों के अंदर भूख बढ़ गई, ठीक है। पैदावार तो बढ़ी और काफी बेहतर शुरुआती दौर था। हम अमेरिका से वहां के फेंके हुए गेहूं खा रहे थे। तो पूरे भारत को गेहूं खिलाने थे, तो हमारे देश के किसानों ने काफी मेहनत की और काफी शानदार पैदावार की। पूरे देश, मतलब कि अनाज, जो हम अनाज के अंदर हम पूरे देश में आत्मनिर्भर हो गए थे कि अब हमें किसी देश से अनाज लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ही सालों में हमने ये करके दिखा दिया था। तो ये चीज हमको यहाँ से मिली।
लेकिन हमने गलती यहाँ पे ये की रासायनिक उर्वरकों को लेकर। ठीक है, ये हमने काफ़ी ज़्यादा छिड़काव किया इनका। इसके कारण पैदावार तो काफ़ी अच्छी हुई, लेकिन फसल जो ज़मीन थी वो ज़मीन बंजर होने लग गई। ये हमने देखा। पालनपुर के अंदर हमने देखा कि एक परिवार है जिसमें 450 गाँव है, घर है। उनमें से हमने आपको बताया कि 150 परिवार जो हैं वो भूमिहीन है। हमने आपको बताया कि इनमें से 240 परिवार हैं जो छोटे किसान हैं। और हमने आपको बताया कि 60% 60 घर जो दबदबा है इनका, बस इनके ऊपर इनका दबदबा है। ये दोनों कहानियों को ध्यान से समझिए, आपको क्या देखने को मिल रहा है, हम ये इससे क्या निकाल सकते हैं और क्या समझ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि हरित क्रांति में किस राज्य ने सबसे ज्यादा और अच्छी पैदावार की, तो आपको होगे कि पंजाब और हरियाणा।